हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों स्वागत है आप सभी का पढ़ लेनी चैनल पर। सो बच्चों आज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट लेक्चर है। देखो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वांटम नंबर्स, ठीक है, जिसमें से 2 क्वांटम नंबर्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। सो आज हम लोग बाकी के 2 क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वगैरह, ये सब हम लोग देखेंगे एंड आज इस चैप्टर को हम लोग वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। फिर मैं एक सेशन लूंगी, एक्स्ट्रा सेशन, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के सारे नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सो बच्चे हम लोग डिस्कस करे थे क्वांटम नंबर्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिसमें से एक है बेटा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा है अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ है अपना स्पिन क्वांटम नंबर। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो था वो बता रहा था कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट कर रहे थे। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। फिर हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, जो कि n² था। एक पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि था 2n²। और बेटा मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस कर ली थी। फिर बेटा मेरे पास आया था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। फिर बच्चे मेरे पास ये आया था जिसको हम लोग एल से डिनोट कर रहे थे, किससे, एल से। और ये बता रहा था कि किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर सब शेल कितने हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, है ना, कि शेल के अंदर क्या होते हैं बेटा, शेल के अंदर होते हैं सब शेल, और सब शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो कितने सब शेल्स है एक शेल के अंदर, उसके बारे में बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सो हर एक अलग वैल्यू ऑफ एल के लिए अलग सब शेल होता है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है एस सब शेल। अगर एल की वैल्यू 1 है इसका मतलब है पी सब शेल। अगर एल की वैल्यू 2 है इसका मतलब है डी सब शेल। अगर बेटा एल की वैल्यू 3 है इसका मतलब है एफ सब शेल। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। एल की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही थी, एल की वैल्यू वेरी कर रही थी 0 to n-1 तक, और एल और एन कभी भी बेटा बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। एल और एन कभी भी आपके पास बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। फिर हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर शेल में कितने सब शेल होंगे, वो जोन सा शेल है उसी के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है ना, एक ही सब शेल होता है जो कि होता है एस सब शेल। सेकेंड शेल के अंदर बेटा हमारे पास 2 सब शेल होते हैं, 2 सब शेल होते हैं जो कि होता है एस कॉमा पी। सेकेंड शेल में 2 सब शेल होते हैं जो कि होता है एस कॉमा पी। थर्ड शेल के अंदर बेटा, थर्ड शेल के अंदर बच्चे 3 सब शेल्स होते हैं जो कि होते हैं एस पी एंड डी। फोर्थ शेल के अंदर बेटा मेरे पास 4 सब शेल होते हैं, ठीक है, जो कि होता है एस पी डी एफ, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो किसी शेल में कितने सब शेल होंगे वो एन के इक्वल ही होता है। फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है एस, सेकेंड शेल में 2 सब शेल होते हैं जो कि है मेरे पास एस और पी दोनों, थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होते हैं एस पी डी, एंड फोर्थ शेल में बेटा 4 सब शेल होते हैं, दैट इज एस पी डी एंड देन एफ, ठीक है। फोर्थ शेल में हमारे 4 सब शेल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। सो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल। एक शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे, ठीक है। सब शेल की शेप क्या होती है वो हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे, ठीक है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल देयर इज अ डिफरेंट सब शेल। एल की हर एक अलग वैल्यू के लिए एक डिफरेंट सब शेल होता है, ठीक है ना। एल की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 0 to n-1 तक। ये सारी बातें भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब एक लास्ट पॉइंट और, इसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्यों बोलते हैं, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इसके बारे में भी ये क्वांटम नंबर बताता है कि उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ठीक है ना। सो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन है, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा तो
उसके बारे में हमें कौन बताता है, उसके बारे में हमें ये क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सो वो होता है बेटा अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 H अपॉन में 2 पाई, ठीक है। तो वो क्या होता है बच्चे, सो वो मेरे पास होता है अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 H अपॉन में 2 पाई। तो जिस भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए है ना L की वैल्यू रखेंगे, L की वैल्यू रखेंगे तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो जिसमें अगर S में होगा, P में होगा, D में होगा तो L की वैल्यू रख देंगे, है ना। तो वहां से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये बस एक छोटी सी चीज थी जो यहाँ पे रह गई थी बेटा, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है, सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चे। तो ये एक छोटी सी चीज थी, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं तो एस सबशेल की शेप कुछ इस तरीके से होती है, स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल होती है, ठीक है। एस सबशेल की शेप बेटा कुछ इस तरीके से होती है, पी की शेप कुछ इस तरीके से होती है, दैट इज डम्बल, ठीक है। तो P की शेप कुछ ऐसे होती है बेटा, दैट इज डम्बल, और D की शेप कुछ ऐसे होती है जो कि बेटा क्या है, डबल डम्बल, ठीक है। जो कि बच्चे क्या है, जो कि मेरे पास है डबल डम्बल, ठीक है। सिंपल सी बात है, राइट, क्लियर है। तो S की शेप ऐसी होती है स्फेरिकल, P की डम्बल और D की डबल डम्बल, है ना। आगे चल के हम लोग शेप्स के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस इसको समझते रहिए, सुनते रहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में, और ये चीज मैंने बताई दी है। जोन सा शेल होगा उसमें उतने ही सब शेल होंगे। फर्स्ट शेल में एक सब शेल, सेकेंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल एंड फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स प्रेजेंट होंगे। फोर्थ शेल के अंदर बेटा कितने सब शेल्स होंगे, 4 सब शेल्स होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वांटम नंबर बेटा मेरे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जैसे कि मैंने तुमको बताया शेल के अंदर सब शेल्स है, अब शेल्स के बारे में बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब शेल्स के बारे में बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, है ना। तो शेल्स के अंदर क्या है, सब शेल्स है, ऐसे ही बेटा सब शेल के अंदर क्या होती है, ऑर्बिटल्स होती है। शेल के बारे में बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबशेल के बारे में बताता है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एंड ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना। कि एक सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, है ना, उसके बारे में बेटा कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो बेसिकली होता क्या है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबशेल के अंदर, वो क्या करते हैं, खुद को स्पेस के अंदर कुछ पर्टिकुलर रीजन में ही ओरिएंट कर लेते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन की तरफ, लाइक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग या फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबशेल के अंदर, दे ओरिएंट देमसेल्व्स इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, मतलब कुछ पर्टिकुलर लाइक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेशन हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गई, ठीक है, जिनको हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी प्रेफर्ड नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस कितनी है। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा ये बताता है कि सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस कितनी है ना, कितनी पर्टिकुलर ओरिएंटेशंस है सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो उसी के बारे में कौन बताता है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, और उसको हम ऐसे ml से डिनोट करते हैं, है ना, ml से, ठीक है, उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं, ठीक है। हर ओरिएंटेशन का मतलब होता है एक ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है कि और सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी कितनी प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस है, हर ओरिएंटेशन का मतलब एक ऑर्बिटल। सो इन शॉर्ट बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि एक पर्टिकुलर सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होगी। किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, कि एक पर्टिकुलर सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है। सो इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, एक पर्टिकुलर सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी,
है ना, क्योंकि ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की सबशेल में कितनी प्रेफर्ड ओरिएंटेशन है, हर ओरिएंटेशन का मतलब एक ऑर्बिटल। तो कितनी ऑर्बिटल्स है सबशेल के अंदर, इसी के बारे में बेटा कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको मैंने बताया कि हम m से डिनोट करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है ना। अब हर अलग वैल्यू ऑफ m का मतलब है एक ऑर्बिटल, m की हर डिफरेंट वैल्यू का मतलब है बेटा एक ऑर्बिटल, m की हर डिफरेंट वैल्यू का मतलब है एक ऑर्बिटल, ठीक है ना। सो फॉर ईच वैल्यू ऑफ m देयर एग्जिस्ट एन ऑर्बिटल, है ना। अब आप बोलोगे कि मैम m की वैल्यू कैसे पता करेंगे, सो m बता रहा है ऑर्बिटल सबशेल के अंदर कितनी है, तो इसलिए m की वैल्यू L पे डिपेंड करती है और m की वैल्यू होती है बेटा फ्रॉम -L टू +L, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है m की वैल्यू, -L से +L तक, और m की हर एक वैल्यू का मतलब है एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, ठीक है। और m की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम -L टू +L। जैसे कि देखो बेटा, अगर मैं बात करती हूँ s सबशेल की, तो s सबशेल के लिए L की वैल्यू होती है 0, L की वैल्यू होती है 0। अगर L 0 है तो m भी क्या होता है, -L टू +L, तो m भी बेटा क्या हो जाएगा, m भी हो जाएगा 0, m क्या हो जाएगा 0। तो s सबशेल के लिए L की वैल्यू 0, L 0 तो m भी बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। s सबशेल के लिए L 0 तो m भी क्या हो जाएगा 0, राइट। यानी कि m की एक ही पॉसिबल वैल्यू आ रही है ना, है ना, और एक ही पॉसिबल वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये बेटा कि s सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होती है, एक ही ऑर्बिटल होती है। एक ऑर्बिटल को हम ऐसे एक डब्बे से दिखाते हैं, ठीक है ना, एक डब्बे से दिखाते हैं, राइट। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसका मतलब s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी वजह से बेटा s सबशेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट, है ना। क्या आप मेरी बात को समझे। एक सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी इसके बारे में बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, इसके बारे में कौन बताएगा, इसके बारे में बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके बारे में बताएगा, राइट, है ना। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मेरे पास की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम -L टू +L। अब s सबशेल के लिए L की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू 0, हर एक वैल्यू ऑफ m का मतलब है एक ऑर्बिटल, तो एक ही वैल्यू है ना m की, है ना। तो यानी कि s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होती है, ठीक है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब ये कि s सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। ऐसे ही बेटा अगर मैं p सबशेल की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ, p सबशेल की बात करती हूँ, तो p सबशेल के लिए L की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो p सबशेल के लिए L की वैल्यू 1 होती है, सो m होता है फ्रॉम -L टू +L, -L टू +L यानी कि -1 टू +1, ठीक है, -1 टू +1, है ना। तो इसीलिए बेटा m क्या होगा, -1 टू +1 यानी कि -1 0 +1, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे m कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, m वेरी करता है फ्रॉम -1 टू +1, -1 टू +1 यानी कि -1 0 +1। यहाँ पे m की वैल्यू 3 आ रही है, टोटल कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो क्योंकि p सबशेल के अंदर m की टोटल 3 वैल्यूज आ रही है -1 टू +1 से, तो इसीलिए बेटा p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चे, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे p सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं यार, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने 3 डब्बे ऐसे दिखा दिए, है ना, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz, ठीक है ना। px क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो x एक्सिस के अलोंग होती है ऑर्बिटल। py क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो y एक्सिस के अलोंग होती है। pz क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो z एक्सिस के अलोंग होती है। px क्योंकि वो x एक्सिस के अलोंग है, py क्योंकि वो y एक्सिस के अलोंग है, एंड pz क्योंकि बेटा वो z एक्सिस के अलोंग है। तो p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती है, ठीक है। p सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती है, 3। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसीलिए p सबशेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक
ठीक है। तो इसीलिए बच्चे p सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए बेटा p सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p सबशेल के अंदर बच्चे आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। तो p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट, क्लियर है ना। तो p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होगी, क्योंकि l हो गया 1 तो m हो गया -1 से +1, -1 0 +1, 3 वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू का मतलब 3 ऑर्बिटल, 3 वैल्यू का मतलब है बेटा 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिमिलरली बेटा अगर मैं बात करती हूँ d सबशेल्स की, तो d सबशेल के लिए बेटा l की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो l की वैल्यू हो जाएगी 2, l की वैल्यू हो जाएगी 2, तो m की वैल्यू हो जाती है -l से +l, है ना, तो m हो जाएगा -2 से +2, -2 से +2, यानी कि -2 -1 0 +1 +2, सो m क्या हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2, m क्या हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2, तो m की वैल्यू 5 आ रही है ना, 5 वैल्यू आ रही है, सो इसीलिए d सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती है, 5 ऑर्बिटल्स होती है। तो 5 ऑर्बिटल्स होने की वजह से मैं क्या करती हूँ, 5 डब्बे बना देती हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना, 5 ऑर्बिटल्स होगी, एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसीलिए बेटा d सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसीलिए बच्चे d सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं f सबशेल की बात करती हूँ, तो f सबशेल के लिए बेटा l की वैल्यू हो जाएगी 3, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो यहाँ पे बच्चे m जो होगा वो वेरी करेगा फ्रॉम -l टू +l, यानी कि m होगा फ्रॉम -3 टू +3, -3 टू +3, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है, क्लियर है। सो f सबशेल क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो m की टोटल 7 वैल्यूज हो सकती है, तो इसीलिए बेटा f सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हो सकती है, 7 ऑर्बिटल हो सकती है, ठीक है, 7 ऑर्बिटल हो सकती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए f के अंदर हम क्या करेंगे, 7 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ऑर्बिटल। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बेटा 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसीलिए f सबशेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसीलिए बच्चे f सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आपके सामने है, आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना, तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, है ना। देखो मैंने बोला कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है एक सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, है ना। तो s सबशेल के लिए L0 था तो M0 है, M0 M की एक ही वैल्यू है, मतलब एक ही ऑर्बिटल, तो s सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होती है, और उस एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, है ना। तो s सबशेल के अंदर बेटा क्या होती है, एक ही ऑर्बिटल होती है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसलिए s सबशेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं p सबशेल की बात करूं, तो p सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अगर मैं p सबशेल के लिए बात करूंगी तो l की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू 1 होगी। अगर l 1 होगा तो m क्या हो जाएगा, -l2 +l, -l2 +l, यानी कि -1 2 +1, सो m आपकी 3 वैल्यूज उसकी हो सकती है, m की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 3 हो सकती है p सबशेल के लिए, ठीक है। तो इसलिए p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होती है ना, तो इसलिए ऐसे हम 3 डब्बे दिखा देते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होती है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए बेटा p सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर d सबशेल की बात करूं तो l की वैल्यू 2, m की वैल्यू -2 से +2, 5 वैल्यूज हो सकती है, तो इसीलिए बेटा d सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हो सकती है, 5 ऑर्बिटल हो सकती है, 5 ऑर्बिटल्स का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं,
10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इसलिए डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ की अगर बात करूं तो एल की वैल्यू 3, एम की वैल्यू -3 से +3, यानी कि 7 वैल्यूज। तो इसीलिए बेटा एफ सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल हो सकती है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो एफ सब शेल के अंदर बेटा हो सकती है 7 ऑर्बिटल्स। 7 ऑर्बिटल्स के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। 7 ऑर्बिटल्स के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगी और 14 इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरे जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हमने देखा शेल के अंदर सब शेल है और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स है। सब शेल के अंदर बेटा क्या है, ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स है, राइट। ऑर्बिटल्स के बारे में कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो आइए जरा देखते हैं एक बारी एक छोटा सा डायग्राम, जिससे कि पिक्चर शायद और क्लियर हो सकती है। So n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3। अब n is equal to 1 के अंदर एक ही सब शेल होता है, एक ही सब शेल होता है, और वो होता है कौन सा, s सब शेल, ठीक है, s सब शेल होता है। लेकिन n is equal to 2 के अंदर 2 सब शेल होंगे, एक तो होगा s और एक होगा p। n is equal to 3 के अंदर 3 सब शेल्स होते हैं, एक होगा s, एक होगा p, एक होगा d। ऐसे ही बेटा n is equal to 4 के अंदर 4 सब शेल्स हो सकते हैं, एक होगा s, एक होगा p और एक होगा d, s p d एंड देन f, ठीक है, क्लियर है। तो समझ में आई पिक्चर। शेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सब शेल। इवन इन सब शेल के अंदर भी बेटा ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। इवन बच्चे इन सब शेल्स के अंदर भी कौन प्रेजेंट है, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। आप देख सकते हो कि s के अंदर तो एक, इसमें तो एक ही ऑर्बिटल होंगी, इसमें एक होगी s के अंदर, और p के अंदर 3 ऑर्बिटल होगी। यहाँ पे s के अंदर एक ऑर्बिटल होगी, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगी और d के अंदर 5 ऑर्बिटल होगी, ठीक है। s के अंदर एक ऑर्बिटल होगी, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगी, d के अंदर 5 ऑर्बिटल होंगी, ठीक है। f के अंदर कितनी ऑर्बिटल होंगी बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल्स f सब शेल के अंदर प्रेजेंट होंगी, ठीक है, क्लियर है। तो शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। इस पिक्चर से आई होप आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, क्लियर है ना। अब याद है तुमको मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इट इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो अगर बेटा आप लोगों को याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, जो कि कितना था, n स्क्वायर। तो प्रूव कर सकते हैं, देखो मैंने लिखवाया था ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। एक शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती है, तो बेटा एक शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होती है n स्क्वायर। कितनी ऑर्बिटल्स होती है बच्चे, n स्क्वायर होती है। एक शेल में n स्क्वायर ऑर्बिटल्स होती है ना। तो n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल, ठीक है, इसके अंदर एक ऑर्बिटल होगी, एक ऑर्बिटल होगी, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि सेकेंड शेल में 4 ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी कि थर्ड शेल में बेटा 9 ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है। थर्ड शेल में बच्चे कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, थर्ड शेल में बेटा मेरे पास 9 ऑर्बिटल्स होंगी, 9 ऑर्बिटल्स होंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो थर्ड शेल के अंदर बेटा मेरे पास कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, 9 ऑर्बिटल्स होंगी, 9 ऑर्बिटल्स होंगी, राइट, ठीक है बेटा, बात क्लियर है ना। तो आप देख सकते हो, है ना। अभी कैसे था, तो देखो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल था s, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल था ना s, एक ही तो सब शेल था फर्स्ट शेल में, एक ही सब शेल था बेटा s, और s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होती है, तो इसीलिए n इज इक्वल टू 1 में एक ही ऑर्बिटल थी। अरे भाई फर्स्ट शेल में एक ही तो सब शेल था, s ही तो था, और s के अंदर एक ही तो ऑर्बिटल होती है, तो इसलिए फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल थी, है ना, एक ही ऑर्बिटल थी, ठीक है, क्लियर है। आप देख सकते हो सेकेंड शेल में s भी होता है और p भी होता है, s सब शेल भी होता है और p भी। अब s में एक ऑर्बिटल होती है और p में 3 होती है, तो इसीलिए टोटल मिला के n इज इक्वल टू 2 में 4 ऑर्बिटल्स थी। अरे s और p दोनों होता है ना सेकेंड शेल में,
एक शेल में सेकंड शेल में s और p दोनों होते हैं। अब s के अंदर एक ऑर्बिटल, p के अंदर 3, तो टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल। इसीलिए n इज इक्वल टू 2 में 4 ऑर्बिटल्स थी। तुम देख सकते हो एक s की और 3 p की टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल n इज इक्वल टू 2 में। ठीक है बच्चे, ऐसे ही देखो n इज इक्वल टू 3 में s भी होता है, p भी होता है और d भी होता है। अब s के अंदर एक ऑर्बिटल, p के अंदर 3 ऑर्बिटल और d के अंदर 5 ऑर्बिटल, तो 8 और 1 9, तो इसीलिए बेटा मेरे पास थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल्स थी। थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल थी, देख सकते हो, एक s की, 3 p की और 5 इसकी, 9 ऑर्बिटल तभी तो थी। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये फॉर्मूला तुमको मैंने ऐसे ही नहीं बताया है, हर फॉर्मूले के पीछे बेटा क्या है, एक रीजन है ना, एक एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं तुमको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब दोनों चीजें हैं, या तुम एक पेज पे फॉर्मूला लिख लो या फिर तुम चीजों को समझ के भी फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो भी बेटा चीजों को समझ के आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, आप बच्चे डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस में लगा सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली बेटा आप अपने क्वेश्चंस के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने आपको सारी की सारी जो चीजें हैं वो समझाई। ठीक है, क्लियर है ना? तो यहां से एक और फॉर्मूला लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, एक सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, दैट इज इक्वल टू 12 + 1, 12 + 1। वैसे तो हमें याद हो ही गया अभी तक कि एस सबशेल में एक ऑर्बिटल है, पी में 3 है, डी में 5 है। बट वैसे भी अगर देखना पड़े सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, एक सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती है, दैट इज इक्वल टू 12 + 1, दैट इज इक्वल टू 12 + 1, है ना? अगर एस सबशेल की बात करूं तो एल की वैल्यू 0, तो 2 × 0 + 1, तो एस सबशेल के अंदर बेटा एक ऑर्बिटल होती है। एस सबशेल के अंदर बच्चे एक ऑर्बिटल होती है, हम जानते हैं। पी सबशेल की बात करें तो L इज इक्वल टू 1, सो 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 3, तो इसीलिए पी सबशेल में बेटा 3 ऑर्बिटल होती है। इसीलिए बेटा पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होती है। ठीक है, हमको पता ही है। तो एक सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होगी, 12 + 1, वही तो कर रही हूँ। अगर डी सबशेल की बात करूँ तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, सो 2 × 2 + 1, यानी कि 4 + 1 5, सो इसीलिए बेटा डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती है। इसीलिए बच्चे डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होती है। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला से भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, दैट इज एक सबशेल के अंदर 12 + 1 ऑर्बिटल्स होंगी। अगर इतनी ऑर्बिटल्स होंगी तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा एक सबशेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। अगर ऑर्बिटल्स इतनी है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अगर ऑर्बिटल्स कितनी है तो बच्चे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 + 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 × 12 + 1, यानी कि एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 × 12 + 1। अगर एस सबशेल की बात करती हूँ तो एल की वैल्यू 0, सो 2 × 1, है ना? तो आपके पास एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, अगर बेटा मैं पी सबशेल की बात करती हूँ तो एल की वैल्यू 1, सो 2 × 1 + 1, तो 3 × 2 = 6, तो इसलिए पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, अगर मैं डी सबशेल की बात करती हूँ तो एल की वैल्यू 2, तो 2 × 2 + 1, ठीक है, 5 × 2 10, तो इसलिए बेटा डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यार, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है? तो इसीलिए डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो, या फिर मैंने तुमको समझा भी दिया है कि भाई सारी चीजें कैसे हो रही है। ठीक है ना? शुरू में हो सकता है कि भाई थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो, ठीक है, बट अगर आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इवन क्वांटम नंबर्स के बारे में, है ना? शुरू में हो सकता है कि लगे कि मैम थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, बट अगर आप इसको 1-2 बार खुद से पढ़ोगे ना तो चीज़ें बेटा आपको अपने आप याद होती जाएगी। ठीक है, समझ आती जाएगी, इवन याद करने की भी जरूरत नहीं है। इवन क्वांटम नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है हम इतना ज़्यादा अप्लाई करते हैं कि हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई? सो आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, वो बताता है कि एक सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा ये बताता है कि एक सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, एक सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, सॉरी, ठीक है, और ऑर्बिटल्स में फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये थी बेटा सारी कहानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। वो वेरी करता है फ्रॉम -L to +L। हर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब है एक ऑर्बिटल, उसकी हर एक वैल्यू का मतलब है बेटा एक ऑर्बिटल, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें जो फॉर्मूलाज है वो एक जगह पे लिख लेना, ठीक है, डायरेक्टली पेपर में लगा के सेकंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कोई हाइपोथेटिकल केस भी दे सकता है, तो वहां पे बेटा आपके पास ये फॉर्मूलाज जो है वो काम में काफी ज्यादा आएंगे और आने वाले हैं, ठीक है बच्चे, बात क्लियर हो गई है ना। तो आप देख सकते हो हाइपोथेटिकल केस भी दे सकते हो, तो इसलिए फॉर्मूलाज इसलिए मैंने आपको बताया ताकि उसमें फिर दिमाग ना लगाना पड़े, तुम फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली सॉल्व कर लो, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं बेटा, लास्ट क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमारा आखिरी क्वांटम नंबर जो है वो क्या है बेटा, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ना तो न्यूक्लियस के चारों ओर तो घूमता ही है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर तो घूमता ही है, लेकिन उसके अलावा वो अपनी एक्सिस पे भी क्या करता है, स्पिन करता है। आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, जैसे जो अर्थ है वो सन के चारों ओर तो रिवॉल्व करती है, लेकिन अपनी एक्सिस के अलॉन्ग भी वो ऐसे स्पिनिंग करती है, ठीक है ना। तो स्पिन क्वांटम नंबर इसी की इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग की डायरेक्शन है उसके बारे में ही बेटा बताता है कौन, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग की जो डायरेक्शन है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जैसे घड़ी की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल, है ना। आप देख सकते हो क्लॉकवाइज भी कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी स्पिनिंग कर सकता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर को या तो हम रिप्रेजेंट करते हैं S से या फिर MS से भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ना तो सिर्फ न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, लेकिन अपनी एक्सिस के लॉन्ग भी ऐसे घूमता है, स्पिनिंग करता है, ठीक है। तो इसको हम S से या फिर MS से डिनोट करते हैं। अब दो ही डायरेक्शन हो सकती है स्पिनिंग की, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसीलिए बेटा स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यूज हो सकती है, +½ या फिर -½ ठीक है। तो इसीलिए बच्चे स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यूज हो सकती है, आइदर +½ और -½ ठीक है। दो ही वैल्यूज हो सकती है स्पिन क्वांटम नंबर की, या तो +½ या फिर -½ ठीक है। सो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ m, स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, आइदर +½ और -½ ठीक है ना, आइदर +½ और -½ ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वांटम नंबर। तो आप देखो इन क्वांटम नंबर्स ने इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी दी, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन जो स्पिनिंग कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है ना, जिसके बारे में स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देता है बेटा, सो वो देते हैं तो वो देते हैं हमारे क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अभी नहीं, क्वांटम नंबर से रिलेटेड भरपूर क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट के एग्जाम में, काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले सबशेल नोटेशंस। सबशेल नोटेशन से क्या मतलब है कि एक सबशेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें पता है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ S सबशेल ही आएगा, सेकेंड शेल में S भी आ सकता है और P भी आ सकता है, थर्ड शेल में S भी आ सकता है, P भी आ सकता है और D भी आ सकता है, फोर्थ शेल में S भी आ सकता है, P भी आ सकता है, D भी आ सकता है और F भी आ सकता है। तो हम इनको लिखते कैसे हैं, इनकी नोटेशंस क्या है, वो चीज़ें हम लोगों को देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ N की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे बेटा मैं लिख रही हूँ L की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सबशेल नोटेशन। कैसे लिखते हैं सबशेल नोटेशंस, कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब L की वैल्यू आपको पता है फ्रॉम होती है 0 to n-1। अगर N की वैल्यू 1 है तो बेटा L की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 होती है। अगर N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है। अगर N की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अगर N की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, 0 to n-1 होती है ना। अगर N की वैल्यू बेटा 3 है, अगर N की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। अगर N की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2,
सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगी, मैंने गलती से 3 लिख दिया, ठीक है। तो 0 1, अगर n की वैल्यू 4 है तो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर है ना। ये सारी बातें तो जानते ही हो ना, L होता है फ्रॉम 0 to n-1। अब फर्स्ट शेल है और फर्स्ट शेल में L इज इक्वल टू 0 है, यानी कि S सब शेल है। तो फर्स्ट शेल में S सब शेल है तो इसको लिखते हैं ऐसे 1s। कैसे लिखते हैं? 1s, मतलब आगे जो लिखा है वो n है और L की जो वैल्यू है उसके लिए जोन सा सबशेल था वो लिख दिया। सो फर्स्ट शेल में क्या होगा? 1s, एक ही सबशेल होगा। और कौन से वाला बेटा? वो मेरे पास होगा 1s, ठीक है। कौन से वाला सबशेल? 1s। सेकेंड शेल में 2 सबशेल्स हो सकते हैं, 0 और 1, ठीक है। सेकेंड शेल में बेटा 2 सबशेल्स हो सकते हैं, 0 और 1, 0 और 1, ठीक है, 0 और 1। 0 का मतलब है S और P। सेकेंड शेल और S सबशेल को लिखेंगे 2s, सेकेंड शेल और फर्स्ट सबशेल को लिखेंगे L इज इक्वल टू 1 को लिखेंगे 2p, ठीक है। तो सेकेंड शेल में 2 सबशेल आएंगे, 2s और 2p। थर्ड शेल में L 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2। 0 का मतलब है S, 1 का मतलब है P, 2 का मतलब है D। थर्ड शेल का S सबशेल तो 3s, थर्ड शेल का P सबशेल तो 3p, थर्ड शेल का D सबशेल तो 3d, थर्ड शेल का D सबशेल तो 3d, ठीक है। तो थर्ड शेल में हमारे पास क्या होंगे? 3s भी, 3p भी और 3d भी। फोर्थ शेल के अंदर है ना, L की वैल्यू 0 का मतलब है S सबशेल, L की वैल्यू 1 का मतलब है P सबशेल, 2 का मतलब है D सबशेल, 3 का मतलब है F। सो 4s हो जाएगा ये, ठीक है। इसके लिए हो जाएगा 4p, देन 4d एंड देन 4f, ठीक है। ये हो गया अपनी सबशेल नोटेशन। जो आगे वाला लिखा है ना वो n है, ठीक है, और जो सबशेल है उससे आप L की वैल्यू तो पता ही कर सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं सबशेल नोटेशन। फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल था S, तो इसलिए उसको बोल दिया 1s। सेकंड शेल में 2 थे S और P, तो 2s और 2p, है ना। थर्ड शेल में S P D तीनों थे तो 3s 3p 3d। फोर्थ शेल में S P D F चारों थे तो 4f 4s 4p 4d एंड देन 4f। सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चे, बात क्लियर हो गई। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो जनरली आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 4f ऑर्बिटल के अंदर है, 4f के अंदर है। व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, l, m और s? n की, l की, m की, s की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? सो 4f लिखा है, यानी कि बेटा n की वैल्यू है 4, n की वैल्यू है 4। f लिखा है, सो f के लिए L की वैल्यू हो गई 3, F के लिए L की वैल्यू हो गई 3, N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 3, N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 3। तो M क्या होता है? -L2 + L। सो M की पॉसिबल वैल्यू पूछी है। पॉसिबल का मतलब सारी जो हो सकती है, ठीक है। सो M आपका -L से +L कुछ भी हो सकता है। सो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। सो M आपका -L से +L कुछ भी हो सकता है। सो -3 से +3 कुछ भी हो सकता है। सो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। सिंपल है ना। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो M आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू की बात करूँ तो पॉसिबल वैल्यू +½ भी हो सकती है या फिर -½ भी हो सकती है, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज बतानी थी, मैंने बता दी। 4f में n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, m आपका -3 से +3, स्पिन क्वांटम नंबर पॉसिबल वैल्यू पूछी है तो +½ भी हो सकता है, साथ ही साथ बेटा -½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग SPDF नोटेशंस ऑर्बिटल बतानी है विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, मतलब सबशेल नोटेशंस लिखना है। अगर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1 का मतलब है p। सो सेकेंड शेल के अंदर p सबशेल कैसे लिखेंगे? 2p, है ना, मतलब वही सबशेल नोटेशन बतानी है। सेकेंड शेल है l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1 का मतलब है p, तो ऐसे लिखेंगे 2p। फोर्थ शेल है l की वैल्यू 0 का मतलब है s, तो हो जाएगा 4s। फिफ्थ शेल है l की वैल्यू 3 का मतलब है f, तो हो जाएगा 5f। थर्ड शेल है l की वैल्यू 2 का मतलब है d, तो हो जाएगा 3d। तो क्या हो जाएगा बेटा जी? 3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 3d हो जाएगा, राइट, क्लियर है। सो क्या हो जाएगा बेटा? सो मेरे पास हो जाएगा 3d, बस तो यही लिखना था इसमें, ठीक है, बस यही लिखना था बेटा यहाँ पे, तो हमने सारी चीज़ें बता दी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, पूछे जाते भी हैं और पूछे जाएंगे भी, सही, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है देखो, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, चांद सितारे लगा सकते हो इन पे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इनको मार्क कर सकते हैं क्योंकि भाई है भी, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। बताओ कि कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन गिविंग रीजन, एक्सप्लेन गिविंग रीजन, रीजन देते हुए बताओ कि कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल नहीं है। लाइक आपको पता है कि इसके लिए रूल्स पता होने चाहिए, क्या कि n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, l आपका 0 से n-1 होगा, l और n कभी भी बराबर नहीं हो सकते, है ना, l और n कभी भी बराबर नहीं हो सकते। m की वैल्यू होती है फ्रॉम -l टू +l, ठीक है ना। और आपका स्पिन क्वांटम नंबर या तो +½ हो सकता है या फिर -½ तो बस ये रूल्स को ध्यान में रखते हुए देखना है कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होगा, कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होगा। तो पहला सवाल तुम्हारे सामने, n की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, क्या n की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, बताओ। अभी तो बोला यार कि n की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, n की वैल्यू 0 का मतलब कोई शैल ही नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। तो दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज n कैन नॉट बी 0, ठीक है ना, क्योंकि बेटा n आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे n आपका 0 हो ही नहीं सकता, है ना। n का मतलब 0 यानी कि कोई शेल ही नहीं है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि n की वैल्यू 0 यानी कि कोई शेल ही नहीं है, कोई शेल ही ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखो n की वैल्यू 1 हो सकती है, अगर n 1 है तो l की वैल्यू होती है 0 से n-1, तो 1-1 यानी कि l की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर l 0 है तो m 0 हो सकता है, और स्पिन क्वांटम नंबर आपका -½ भी हो सकता है, तो ये चारों ही हो सकते हैं। सो यस बेटा, दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, ठीक है, यस दिस इज पॉसिबल, ठीक है, इट इज पॉसिबल। चलो थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट शेल है, और l की वैल्यू 1 है। अभी तो बताया यार, l और n कभी भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि l होता है फ्रॉम 0 टू n-1 बेटा, तो n और l कभी भी बराबर ही नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी इक्वल, इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। सो दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर भी पॉसिबल नहीं है। क्यों बच्चे, क्योंकि n और l कभी भी बराबर नहीं हो सकते, कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, क्लियर है। चलिए ओके, अब देखो n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 हो सकती है, l की वैल्यू 1 हो सकती है, सही है। m की वैल्यू होती है -l से +l, यानी कि -1 से +1, तो -1 0 +1, ये भी सही है। ms की वैल्यू -½ भी हो सकती है, सो यस इट इज पॉसिबल, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर हो सकता है, तो ये पॉसिबल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 3 हो सकती है क्या, ऐसा हो सकता है कि n भी 3 हो और l भी 3 हो, नहीं हो सकता, अभी तो बताया यार दोनों बराबर नहीं हो सकते, सो आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं है। सो बच्चे दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 हो सकती है, l की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है, 0 से n-1, अगर l 1 है तो ml 0 हो सकता है, स्पिन क्वांटम नंबर +½ भी हो सकता है। सो यस बेटा, दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, यस बच्चे ये आपके पास पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यस बेटा, ये वाला आपके पास पॉसिबल होगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे पास पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे बहुत सवाल आते हैं, तुम प्रीवियस ईयर उठा के देखना, नीट के तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा इसी तरीके के मिलेंगे, तो आपको इनका ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ g, लोएस्ट वैल्यू ऑफ n that allow a g orbital to exist, that allow a g orbital to exist। अभी तक हमने पढ़ा sp df ऑर्बिटल,
जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट शेल में S आएगी, सेकेंड शेल में S और P आएगी, थर्ड शेल में SP-D आएगी और फोर्थ शेल में SP-DF आएगी। तो वो बोल रहे हैं G ऑर्बिटल को होने के लिए फोर्थ शेल में SP-DF आएंगी, थर्ड शेल में SP-D आएगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब एक G ऑर्बिटल को होने के लिए N की लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, मतलब N की लोएस्ट वैल्यू क्या होगी एक G ऑर्बिटल को होने के लिए, ठीक है ना। तो देखो भाई SP-D-F, उसके बाद आएगा G। S के लिए L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यानी कि G ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू होगी 4। और आपको पता है कि L होता है फ्रॉम 0 टू n-1। तो n की कौन सी वैल्यू के लिए, मतलब n की कौन सी वैल्यू के लिए L 4 आ जाएगा, जब मतलब मिनिमम वैल्यू बतानी है, लोएस्ट वैल्यू। तो n की वैल्यू जब मैं 5 रख दूंगी तो 5 - 1 L की वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना। यानी कि n की वैल्यू 5 रखूंगी अगर, तो आपका L जो है वो 4 आ सकता है, ठीक है ना। तो लोएस्ट वैल्यू n की तो 5 ही होगी ना, 5 - 1 ही तो 4 आ जाएगा ना फिर, है ना। तो इसीलिए लोएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगी 5, जिसके लिए L हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। एंड 4 का मतलब है G ऑर्बिटल, ठीक है। सो क्वेश्चन वही था कि व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउ अ G ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। एक G ऑर्बिटल को होने के लिए n की लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, G ऑर्बिटल को होने के लिए n की लोएस्ट वैल्यू क्या होगी। G ऑर्बिटल का मतलब है कि L की वैल्यू 4 है। G ऑर्बिटल का मतलब है बेटा कि n की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू क्या है 4, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है F सबशेल जो होता है L की वैल्यू 3 है, वो 4th में आता है सबसे पहले, उससे पहले तो नहीं आता ना। ऐसे ही जो G है हमारे पास, G जो है G सबशेल है या G ऑर्बिटल कह लो, वो n = 5 में आएगा, क्योंकि L होता है फ्रॉम 0 टू n-1। तो अगर L की वैल्यू 4 है तो n की मिनिमम वैल्यू 5 होगी, तो इसलिए 5th n = 5 में हमारा G ऑर्बिटल आएगा, ठीक है। क्लियर है सबसे पहले, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, जो कि आपको करना है होमवर्क में, ठीक है। और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n = 4। n = 4 में कितने सबशेल्स होंगे। तो आई होप आप ये बता सकते हो कि 4 शेल में कितने सबशेल होंगे, पहला पार्ट ये। दूसरा पार्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन अ सबशेल हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर in a subshell having spin quantum number is equal to -12 for n = 4। वो बोल रहा है कि n = 4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनका स्पिन क्वांटम नंबर -12 होगा, जिनका स्पिन क्वांटम नंबर -12 होगा। n = 4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, मतलब 4 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनका स्पिन क्वांटम नंबर -12 होगा। अब मुझे पता है मैम, आप सोचो कि मैम ये कैसे बताएंगे, तो देखो उसके लिए बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो अभी आगे चल के पढ़ने वाले हैं वो अभी दे देती हूँ। हमको पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बेटा एक ऑर्बिटल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, ये अपोजिट स्पिन के साथ आते हैं, ठीक है। एंड सो आप लिख सकते हो कैन ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स विद opposite spin। एक ऑर्बिटल में ना 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट। मतलब अगर एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। अगर एक की स्पिन +½ होगी तो दूसरे की स्पिन -½ होगी। ये एक प्रिंसिपल होता है, दैट इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी आगे चल के इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब 2 में से एक की तो स्पिन +½ होगी और दूसरे की -½ होगी, मतलब दोनों ऑपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए। मतलब बेटा ये कि दोनों के दोनों ऑपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए। अब आपको बताना है कि n = 4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी स्पिन क्या होगी, -½ होगी, ठीक है। जिनकी स्पिन बेटा क्या होगी, जिनकी स्पिन होगी -½ क्या होगी बेटा, -½ होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है।
क्लियर है। n इज इक्वल टू 4 में, यानी कि 4 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो +½ होगी और एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो बेटा क्या होगी, -½ होगी। ठीक है, वो बच्चे क्या होगी, वो -½ होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है ना। तो इसको सोचते हुए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। राइट, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे क्वांटम नंबर्स की कहानी होती है खत्म। अब बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में। तो वैसे तो तुमको बता ही दिया है, एस की शेप स्फेरिकल होती है, इस तरीके से स्फेरिकल। ठीक है, तो एस की शेप कैसी होती है बेटा, ऐसी स्फेरिकल होगी, स्फेरिकल होती है। ठीक है ना। अब आपको पता है n की वैल्यू बढ़ती है तो साइज बढ़ता है, तो 1s का साइज छोटा, 2s का साइज बड़ा, है ना। n की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा, तो 1s का साइज अगर छोटा है तो 2s का साइज क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो s ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। अब मैं बात करती हूँ p और p की। तो p सबशेल के अंदर आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होती है, एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। तो p सबशेल के अंदर बेटा 3 ऑर्बिटल्स होंगी, px, py और pz। अब px के अंदर जो आपकी जो 2 लोब्स होती है ना, वैसे तो देखो p जो हमारे पास होगी वो ऐसे डम्बल शेप की होती है। अब px के अंदर जो आपकी लोब्स होती है वो होती है अलोंग द x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग होगी px के अंदर। ठीक है, py के अंदर जो आपकी लोब्स होगी वो बेटा ऐसे y एक्सिस के अलोंग होगी, वो बच्चे ऐसे y एक्सिस के अलोंग होगी। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग होगी। अगर मैं बात करती हूँ pz की, किसकी, pz की, तो pz के अंदर जो लोब्स होगी वो ऐसे z एक्सिस के अलोंग होगी। ठीक है, तो pz के अंदर ऐसे जो लोब्स होगी वो ऐसे z एक्सिस के अलोंग होगी। सिंपल है ना। तो p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती है, आपके सामने पिक्चर है, आप देख सकते हैं। py जो है वो अलोंग द y एक्सिस होंगी। ठीक है, अलोंग द y एक्सिस। px जो है बेटा वो अलोंग द x एक्सिस है, आप देख सकते हो। ठीक है ना, x एक्सिस के अलोंग है। और जो pz है वो अलोंग द z एक्सिस है, वो अलोंग द z एक्सिस है। ठीक है, क्लियर है ना। तो हमारे p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती है, px, py एंड pz, है ना। डम्बल शेप्ड होती है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है बेटा मेरे पास d सबशेल्स। d सबशेल के अंदर बेटा होती है 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स होती है। d सबशेल के अंदर बेटा मेरे पास होती है 5 ऑर्बिटल्स। एक होती है बेटा dxy, एक होती है dyz, एक होती है dzx, एक होती है dx² - y² एंड एक होती है बेटा dz²। ठीक है, सो dxy, dyz, dzx एंड dx² - y² एंड dz², सही होती है d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स। f की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होती है, हमें उनको नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो अब dxy कैसे होती है, तो x और y के बीच में इनकी लोब्स होती है, ऐसे x और y एक्सिस के बीच में। ठीक है, ऐसे बीच में होती है। दिस इज अवर dxy। अगर मैं dyz की बात करती हूँ तो y और z के बीच में इस तरीके से इनकी लोब्स होंगी। ठीक है ना, y और z के बीच में बेटा इस तरीके से इनकी मेरे पास लोब्स होंगी। अगर dzx की बात करते हैं तो बेटा z के और x के बीच में इस तरीके से इनकी लोब्स होंगी, z के और x के बीच में होगी लोब्स इनकी। ठीक है, अगर बेटा मैं बात करती हूँ dx² - y² की, तो x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग इनकी लोब्स होती है, मतलब बीच में नहीं होती। अब एक्सिस के अलोंग इनकी लोब्स होती है इस तरीके से dx² - y² से। और dz² के अंदर क्या होता है, z एक्सिस के अलोंग तो लोब्स होती है और xy प्लेन में एक रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, z और y एक्सिस के z एक्सिस के अलोंग तो लोब्स होती है एंड देयर इज अ रिंग इन द xy प्लेन, xy प्लेन में एक रिंग होती है। तो इस तरीके से बेटा मेरी d की 5 ऑर्बिटल्स की शेप होती है। ठीक है, इस तरीके से बच्चे मेरी d की 5 ऑर्बिटल्स की शेप होती है। एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इसमें जो लोब्स होती है वो एक्सिस के बीच में होती है। x² - y² में अलोंग द एक्सिस हमारे पास लोब्स होती है। dz² में z एक्सिस के अलोंग लोब्स होती है। ठीक है, एंड xy प्लेन में बेटा क्या प्रेजेंट होती है, रिंग प्रेजेंट होती है।
ठीक है बच्चे, बात क्लियर हो गई। तो आप देख सकते हो आपके सामने एक बहुत ही शानदार सी बेहतरीन सी पिक्चर लगी हुई है, देख सकते हो, ठीक है। तो dxy में x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में आप देख सकते हो लोब्स प्रेजेंट है, ठीक है। dxz के अंदर, xz के अंदर बेटा आप देख सकते हो कि x एक्सिस और ये रही और z एक्सिस के बीच में आपके पास लोब्स प्रेजेंट है, ठीक है। x एक्सिस और z एक्सिस के बीच में लोब्स प्रेजेंट है। आप देख सकते हो dyz के केस में y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में लोब प्रेजेंट है, y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में लोब प्रेजेंट है ना। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर देख सकते हो आप अलोंग द एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, अलोंग द एक्सिस आप देख सकते हो, यहाँ पे तो बीच में थी ना एक्सिस के बीच में, यहाँ पे अलोंग द एक्सिस x और y के अलोंग आपकी लोब्स प्रेजेंट है। एंड dz स्क्वायर में अलोंग द z एक्सिस आपकी लोब्स है एंड xy प्लेन में इस तरीके की एक रिंग बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरीके की रिंग जो है बच्चे वो यहाँ पे प्रेजेंट है। सो आपके पास इस तरीके से जो d ऑर्बिटल्स होती है उनकी शेप होती है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास d ऑर्बिटल्स में शेप्स वगैरह प्रेजेंट होती है। f ऑर्बिटल्स की कॉम्प्लेक्स होती है वो हमको पढ़नी ही नहीं है, ना हमारे किसी काम की है, ठीक है बच्चे, बात क्लियर हो गई है ना। तो ये हो गई शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब चलिए, अब बात आती है, हमने ये तो सारी चीजें जान ली कि शेल के अंदर सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स की कैसे फिलिंग की जाए, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाए, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाए, तो उसके लिए बेटा क्या है, कुछ रूल्स है जिनको हम ध्यान में रखते हुए ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं और उसी बेसिस पे फिर हमारी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, जिस पे बेस्ड हमारा अगला चैप्टर है विच इज़ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो हमारे पास अब क्या है, हमारे पास अब कुछ रूल्स होंगे जिनके बेसिस पे हम ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो हमने देखा फर्स्ट शेल में एक सबशेल है 1s, सेकंड शेल में 2 है 2s और 2p, थर्ड शेल में 3 है 3s 3p 3d, फोर्थ शेल में 4 है 4s 4p 4d 4f। सो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है इनमें, वो सारी चीज़ें बेटा हम लोग अब सीखेंगे। कुछ रूल्स हैं जिनको हमें समझना है, जानना है, जिसके बेसिस पे हम ऑर्बिटल्स की फिलिंग करेंगे, जिसमें सबसे पहला रूल है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल हम सीखेंगे कि कैसे ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। तो सबसे पहला रूल आता है अफबाउ प्रिंसिपल। अब अफबाउ एक जर्मन वर्ड से बना हुआ जिसका मतलब है बिल्डिंग अप, ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर जाना है, वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर जाना है तो वो पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर एक बार वो भर गया देन वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जा सकता है, ठीक है। तो अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले वो ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, है ना। और अगर एक बार वो भर गया देन हम हायर ऑर्बिटल के अंदर चलेंगे। अब ये बात तो तुम बढ़िया तरीके से जानते हो कि एस सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पी के अंदर 6 और डी के अंदर 10 एंड एफ के अंदर 14। ये सारी चीज़ें मैंने तुमको समझा दी है। अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले वो ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड, ठीक है। सो पहले वो ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। अब मुझे पता है आप सोचो कि मैम कैसे पता करेंगे किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो उसके लिए एनर्जी के बारे में पता करने के लिए एक रूल है बेटा विच इज n+l रूल, विच इज n+l रूल। n+l रूल ये कहता है जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, उसकी एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। और जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी, हायर होगी, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सिंपल है ना। तो बस यही से पता कर लेंगे क्या, यही से बेटा हम लोग पता कर लेंगे कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। यही से पता कर लेंगे बेटा अब हम लोग कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। जिसकी n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। पहले कम एनर्जी वाले को भरा जाएगा एंड देन हायर एनर्जी वाले को भरा जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। सो पहले कम एनर्जी वाले को भरा जाएगा एंड देन हायर एनर्जी वाले को भरा जाएगा। राइट, क्लियर है सभी बच्चों को, है ना। तो क्वेश्चन अब ये उठता है, जैसे मान लो कि मैं तुमको बोलती हूँ कि 1s और 2s में से किसकी एनर्जी कम होगी, तो n+l निकालते हैं। तो आप देख सकते हो कि
1s के लिए n की वैल्यू है 1, n प्लस l निकालना है, तो n की वैल्यू है 1, l की वैल्यू s की वैल्यू है 0, s के लिए l की वैल्यू है 0, तो 1 प्लस 0 हो गया 1। सो n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 हो गया 1। 2s के लिए n प्लस l निकाले तो n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू है 0, तो 2 प्लस 0 हो जाएगा। तो इसके लिए है ना, s सबशेल के लिए l तो 0 ही होता है, n की वैल्यू हमने देख ही ली। तो 1s के लिए n प्लस l की वैल्यू कम आ रही है और 2s के लिए ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए 1s की एनर्जी कम है किससे, 2s से। तो इसीलिए बेटा 1s की एनर्जी कम है किससे, 2s से। तो पहले 1s भरा जाएगा और फिर 2s, और वैसे भी ऑब्वियस है ना यार, 1s फर्स्ट शेल में है, सेकंड शेल में है, तो पहले फर्स्ट शेल भरेंगे फिर सेकंड शेल भरेंगे, ठीक है। सो इसीलिए 1s पहले भरा जाएगा और 2s बाद में। ऐसे ही सबकी निकाल सकते हैं। चलो अगला सवाल तुम्हारे लिए, अगर मान लीजिए मेरे पास 2s है और 2p है, सो आप मुझे बताइए कि 2s और 2p में से किसकी एनर्जी कम होगी। अगर एक 2s और दूसरा 2p है तो 2s और 2p में से किसकी एनर्जी कम होगी। सो n प्लस l निकाल लेते हैं, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 तो हो जाएगा 2, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 तो हो जाएगा 3, ठीक है। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 तो हो जाएगा 3। इसके लिए 2 आ रही है, इसकी 3 आ रही है, तो n प्लस l की वैल्यू कम है तो इसलिए 2s की एनर्जी 2p से कम होगी, तो पहले 2s भरा जाएगा और फिर 2p भरा जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अच्छा अगर मैं बोलूँ कि 2p और 3s में से किसकी एनर्जी कम होगी तो क्या कहना चाहोगे, किसकी एनर्जी कम होगी, 2p और 3s में से। 2p और 3s में से बेटा किसकी एनर्जी कम होगी, तो 2p के लिए 2 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 3, है ना, और 3s के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, तो इसके लिए भी हो जाएगा यार 3, इसके लिए भी तो 3 ही हो जाएगा, तो दोनों के लिए तो 3 आ रहा है। अब लगे मैम यहाँ तो गड़बड़ हो गई, दोनों के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम आ गई, अब कैसे पता करें कि किसकी एनर्जी कम होगी। तो दोनों के लिए बच्चे n प्लस l की वैल्यू सेम आ गई, अब हम लोग कैसे पता करें कि किसकी एनर्जी कम होगी, कैसे पता करें कि किसकी एनर्जी कम होगी, कैसे पता करें। तो जब दो के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाती है ना, तो बेटा if two have same value of n plus l, same value of n plus l, अगर दो के लिए n plus l की वैल्यू सेम आती है ना, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी ना उसकी एनर्जी कम होगी, लोअर एनर्जी, ठीक है। तो बेटा इस केस में जिसकी दो n प्लस l अगर सेम आ गए तो जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, तो इसीलिए बेटा 2p की एनर्जी 3s से कम होती है, इसीलिए पहले 2p भरा जाएगा और बेटा फिर क्या भरा जाएगा, 3s भरा जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो अगर दो के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाती है ना, तो फिर जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, तो पहले वही भरा जाएगा, तो उसके लिए n की वैल्यू कम और फिर उसके लिए n की वैल्यू जिसके लिए कम उसकी एनर्जी कम। तो 2s के लिए 2p के लिए 2 आ रहा है, 3s है ना, तो 2n आ रहा है, तो n छोटा तो एनर्जी कम, तो पहले 2p भरा जाता है और फिर बेटा आपके पास 3s भरा जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस l लोअर इज द एनर्जी एंड इफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल हैव, जो बातें मैं बोल रही हूँ वही लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं सारा लिखना है कॉपी के अंदर, जितना आपको ठीक लगता है मेन पॉइंट लिख लोगे तो भी काम चल जाएगा, जरूरी नहीं है पूरी टेबल बनाइए, ये बस इसलिए ताकि तुम बाद में जब पढ़ते हो तो तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। सो इफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l, अगर दो के पास n प्लस l की वैल्यू सेम होगी, द वन विद द लोअर वैल्यू ऑफ n हैज लोअर एनर्जी, देन बेटा उस केस में जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। सो 1s के लिए हमने देखा 1 आ रहा है, 2s के लिए 2 आ रहा है, तो इसलिए है ना 1 की लोएस्ट एनर्जी होगी। 2s और 2p में हमने देखा कि 2 और 3 आ रहा है ना, 2 और 3 आ रहा है, तो इसलिए 2s की एनर्जी कम 2p की ज़्यादा। फिर 2p और 3s में n प्लस l की वैल्यू तो सेम आ रही है, लेकिन 2p के लिए n की वैल्यू 2 है ना, और 3s के लिए 3 है, तो इसलिए 2p की एनर्जी कम होगी 3s से। सेम आ जाता है n प्लस l, तो जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, तो जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसी 3p और 3s और 3p देखेंगे तो 3p के लिए 4 आ रहा है ना, तो इसलिए 3s की कम,
फिर 3p और 4s देखेंगे तो दोनों के लिए 4 आ रहा है, बट 3p की कम होगी किससे, 4s से, क्योंकि n की वैल्यू कम है इसलिए। तो ऐसे ही बेटा यही सारी चीज़ों से हम लोग समझते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। ऐसे ही देखो, चलो एक और चीज़ छोटी सी। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ 4s की और 3d की, 4s की और 3d की, तो देखो इन दोनों में से किसकी एनर्जी कम होगी। तो देखो 4s के लिए n प्लस एल हो जाएगा 4 + 0 यानी कि 4, 3d के लिए हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5। सो आप देख सकते हो कि 4s के लिए n प्लस एल क्या आ रहा है, कम आ रहा है। 4s के लिए n प्लस एल क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इसीलिए बेटा 4s की एनर्जी 3d से क्या होगी बेटा, कम होगी। तो इसीलिए बच्चे 4s की एनर्जी 3d से कम होगी, राइट, क्लियर है, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू कम आ रही है। तो इसीलिए 4s की एनर्जी 3d से कम होगी, और इसी वजह से पहले 4s भरा जाता है एंड देन बेटा 3d भरा जाता है। तो इसी वजह से बच्चे पहले 4s भरा जाता है एंड देन 3d भरा जाता है। सो पहले 4s भरा जाता है एंड देन बेटा आपके पास 3d भरा जाता है, राइट, क्लियर है। सो आप देख सकते हो पहले 1s भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d एंड देन 4p। तो इसीलिए पहले 4s को भरते हैं, उसके बाद बेटा हम लोग 3d को भरेंगे, क्योंकि 3d की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है इसलिए, ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए आप लोगों को बस ये चीज़ जो पॉइंट है उसको ध्यान रखना है, एंड इसी बेसिस पे बेटा आपको फिर एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग अभी देखेंगे आगे चल के, ठीक है, क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमको समझ में आ ही गया है कि सबसे कम एनर्जी 1s की होगी, देन 2s की, देन 2p की, देन 3s, 3p, 4s, 3d, इस तरीके से, है ना। तो एनर्जी किसकी कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी, ये हम सब जान ही चुके हैं। तो अब इसी ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, ठीक है ना। n प्लस एल रूल से ये तो पता लगा लिया कि किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब जिसकी एनर्जी कम होगी, जैसे अफवाह प्रिंसिपल ने क्या बोला, जिसकी एनर्जी कम होगी पहले वो ऑर्बिटल भरा जाएगा। सो इसीलिए पहले बेटा वो ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, एंड एक बार वो भर गया देन हम हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिर फिल करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि n प्लस एल रूल है क्या, ठीक है। तो n प्लस एल रूल है क्या, सबसे पहली बात बच्चे आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देख सकते हो आगे आप इस तरीके से एक डायग्राम बनाया हुआ है ना, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ठीक है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, एंड देन हमारा 2p होता है ना, 1p तो होता ही नहीं है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, 2p होता है, 1p तो होता ही नहीं है। सो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, देन 3d होता है बेटा मेरे पास, 3d, 4d, 5d, 6d, है ना, इस तरीके से 3d मेरे पास होता है, देन 4f होता है, 5f होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की जाती है, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो कुछ इस तरीके से की जाती है, पहले 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p, इस तरीके से हम लोग इस डायग्राम के अंदर चलते हैं, और इस तरीके से बेटा हमारे पास ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है, ठीक है ना। ये उसी बेसिस पे है जैसे हम लोगों ने जो n प्लस एल रूल से एनर्जी का निकाला है कि भाई किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, है ना। तो ऐसे ही हम लोग चलते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, 1s, देन 2s, देन 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आप लोगों को सीखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो मेनली हम लोगों को अभी सीखनी है 1 से 30 एटॉमिक नंबर तक, कि एटॉमिक नंबर 1 to 30, है ना, कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो हम लोगों को सीखना है 1 to 30 के लिए। तो उसके लिए बस आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि सबसे पहले 1s भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, ठीक है, क्लियर है। सो 1 to 30 एटॉमिक नंबर के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। तो बच्चे 1 to 30 एटॉमिक नंबर की अगर बात करूं तो उसके लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, आप यही ध्यान रख लो। इसी में आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कि पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, ठीक है ना। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, और ये आप सभी जानते ही हो, अभी मैंने बता ही दिया है कि बेटा s के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p के अंदर 6 आ सकते हैं, और d के अंदर कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। डी के अंदर बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं,
10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है ना। तो अब बाउ प्रिंसिपल ने सिंपल सी बात बोली कि भाई देखो पहले जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी पहले वो भरा जाएगा, देन हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल, किसकी एनर्जी कम होगी किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसके लिए है n+l रूल, जिसकी n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी बेटा क्या हो गई, ज्यादा हो गई, राइट, बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से n+l रूल के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी का मतलब ऑर्डर वगैरह बता सकते हैं और उस अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्बिटल्स की फिलिंग करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए, तो मैंने बोला कि 1 to 30 एटॉमिक नंबर के लिए बस ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बाकी इसी तरीके से ही मेरे पास ये आएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा हमारे पास आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अब ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो जैसे मैंने तुमको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, मैंने भी तुमको एक बात बताई थी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी, ठीक है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बोलता है, वो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, उसने ऐसा बोला। चलिए देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्बिटल है, उस एक ऑर्बिटल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए ऐसे, ठीक है। अब मान लीजिए कि बेटा ये आपके पास क्या है, 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, और मेरे पास एक और ऑर्बिटल ली जिसमें मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन रख दिए ऐसे, ये भी 1s ही है। सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो बोलता है कि एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ना चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, राइट, चारों सेम नहीं होने चाहिए, एक अलग होना जरूरी है। तो देखो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रखती हूँ तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स 1s में है, तो इसके लिए n की वैल्यू 1 हो गई, l की वैल्यू 0 हो गई, ये भी 1s में ही है, तो इसके लिए भी बेटा n की वैल्यू 1 हो गई, l की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है। अगर l 0 है तो m भी 0 हो गया, m भी 0 हो गया। अब इन दोनों की स्पिन भी सेम ही है ना, दोनों की स्पिन सेम है, तो इसके लिए भी s क्या हो जाएगा, +½ इसके लिए भी s हो जाएगा +½ तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे तो चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई ना। तो आप देख सकते हो बच्चे कि यहाँ पे चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू तो सेम हो गई। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने यही बोला कि भाई चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, इनके चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं रखेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ऐसे रखने पर चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से रखती हूँ अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है, मान लो ये 1s में है, तो 1s में है तो n की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, 1s में है बेटा तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। अब एक की स्पिन ऐसे तो दूसरे की ऐसे, तो इसकी स्पिन हो गई मान लो +½ कितनी हो गई, +½ ठीक है। अब इसकी देखेंगे तो 1s में है तो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू 0। अब इसकी स्पिन ऐसे है तो इसकी बेटा स्पिन क्या हो गई, -½ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्वांटम नंबर में फर्क आया है, एक क्वांटम 3 क्वांटम नंबर तो सेम है लेकिन एक में डिफरेंस है ना, तो ऐसा होना चाहिए। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बोलता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आ सकते, मिनिमम एक तो अलग होना ही चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक क्वांटम नंबर हमारा अलग है, कौन सा वाला, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, मतलब एक की स्पिन अगर +½ है तो दूसरे की स्पिन क्या है बेटा, -½ है। तो इसी वजह से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों की स्पिन क्या होगी, दोनों की स्पिन बेटा हो जाएगी अपोजिट, क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में
दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट। क्योंकि स्पिन अपोजिट क्यों, क्योंकि अगर स्पिन भी सेम हो जाती है तो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए पॉलिश ट्रूजन प्रिंसिपल ने ऐसा बोला कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दूसरा हमारा रूल था पॉलिश ट्रूजन प्रिंसिपल, जो कि बोलता है कि एक ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा आगे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास आता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब हुन्स रूल क्या कहता है, जैसे मान लो कि मेरे पास ना P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है कि P में क्या होती है, 3 ऑर्बिटल्स होती है, ठीक है। तो आप जानते हो कि यार P में क्या होती है, P में होती है 3 ऑर्बिटल्स। अब P3 है, अब क्या है बेटा, P3 है, यानी कि मुझे P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। मुझे क्या करना है, P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे, है ना, कैसे भरे जाए, तो इसी के लिए बेटा मेरे पास क्या है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है ना। तो या तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि 1 2 एंड 3 ऐसे भर दूँ, मतलब पहले एक में 2 फिर तीसरा इसमें, या तो मैं ऐसे भर सकती हूँ, या फिर मैं ऐसे भी भर सकती हूँ कि 1 2 3, मतलब पहले एक एक भर दिया। इसके अलावा मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि पहले 2 इसमें भर दिए फिर एक, और दोनों अपोजिट स्पिन के साथ आने चाहिए और है भी, ठीक है, दोनों अपोजिट स्पिन के साथ आने चाहिए और बेटा है भी, ठीक है भी, है ना। तो 1 2 3 या तो ऐसे भर सकते हैं, या फिर पहले एक एक भर देते हैं, फिर उसके बाद पेयरिंग की हम लोग सोचेंगे, ठीक है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है ना। अब हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल ये बोलता है कि जब हम ऐसे फिलिंग करेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स के अंदर, तो पहले हम एक एक भरेंगे, उसके बाद हम पेयरिंग कराएंगे। मतलब उसने बोला कि ऐसा नहीं होगा कि पहले 2 इसमें भर दिए फिर एक इसमें, ऐसे कभी नहीं करेंगे हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग ऐसे करेंगे कि पहले एक एक भरेंगे, जब सारे एक एक भर गए उसके बाद आप पेयरिंग कराओगे। जब सारे एक एक भर गए उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, पेयरिंग कराएंगे। सो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, है ना, हम ऐसा करते हैं जिसमें हमारे पास पहले एक एक भरेंगे, सब में सारे एक एक भर जाए, फिर उसके बाद हम लोग पेयरिंग कराएंगे। मतलब 4th इलेक्ट्रॉन जब आएगा अब पेयरिंग कराएंगे, है ना। पहले एक एक भरना है, उसके बाद पेयरिंग करानी है। ऐसा नहीं करना कि पहले पूरे भरते हुए चले गए, ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, क्लियर है ना। तो क्यों ऐसा, क्यों, तो हुन्स रूल है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, सो मल्टीप्लिसिटी होती है बेटा 2s + 1। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, सो मल्टीप्लिसिटी होती है बच्चे 2s + 1, वेयर s क्या होता है, समीशन ऑफ स्पिन्स, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है बच्चे, 2s + 1, वेयर s क्या होता है, s इज द समीशन ऑफ स्पिन। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो गई +½ इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो गई -½ और इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो गई +½ ठीक है, क्लियर है। तो समीशन ऑफ ऑल स्पिन क्या आ जाएगा, एक की स्पिन +½ दूसरे की स्पिन -½ और इसकी स्पिन +½ ठीक है ना। तो ये कैंसिल, तो आपके पास समीशन ऑफ ऑल स्पिन आ गया +½ तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, तो मल्टीप्लिसिटी हो गई यहाँ पे, मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 2s + 1 2 × 1/2 + 1 यानी कि ये आ गई 2। सो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। सो मल्टीप्लिसिटी बेटा यहाँ पे कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसकी स्पिन भी +½ इसकी भी +½ और इसकी भी +½ ठीक है। तो समीशन ऑफ ऑल स्पिन्स क्या हो गया, है ना। तो बेटा समीशन ऑफ ऑल स्पिन्स हो गया 3 × में +½ क्या हो गया बच्चे, 3 × में +½ यानी कि 3/2 ठीक है। तो यहाँ पे 2s + 1 मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 2 × 3/2 + 1 तो ये हो गई कितनी 4
ठीक है, 2 इंटू 3/2 प्लस 1, यानी कि ये बेटा कितनी हो गई, ये मेरे पास हो गई 4। सो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 4 है। सो हुन्स रूल कहता है कि आउट ऑफ डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट हैविंग हायर मल्टीप्लिसिटी विल बी मोर स्टेबल। सो डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट में से जिस अरेंजमेंट की मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा है वो हमारी क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इसकी 4 है, इसकी 2 है, तो इसीलिए ये वाली अरेंजमेंट हमारी स्टेबल है और इसीलिए हम लोग ऐसा ही करते हैं। हम ऐसा ही करते हैं कि पहले ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाइड कराते हैं। सिंगली ऑक्यूपाइड का मतलब कि पहले ऑर्बिटल्स को एक एक भरते हैं, फिर उसके बाद बेटा हम लोग पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, पहले ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाइड कराते हैं, एक एक भरते हैं, फिर उसके बाद बेटा हम लोग पेयरिंग कराते हैं, राइट। क्लियर है आप सभी को? तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो हुन्स रूल कहता है कि मल्टीप्लिसिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए पहले एक एक भरेंगे फिर उसके बाद पेयरिंग कराएंगे। ये कहता है हुन्स रूल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे दोनों अपोजिट स्पिन के साथ आएंगे। अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले जिसकी एनर्जी कम है वो भरा जाएगा, आफ्टर दैट दूसरा भरा जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमें सीखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 30, ठीक है। सो 1 to 30 के लिए बेटा हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो 1 to 30 एटॉमिक नंबर के लिए बस ये ध्यान रखना है, 1s 2s, पहले 1s भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2s के बाद 2p, फिर 2p के बाद 3s, फिर 3s के बाद 3p, देन 4s एंड देन 3d, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, p के अंदर 6 और d के अंदर 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेटा बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर मैं लिखती हूँ हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, फिर है हीलियम एटॉमिक नंबर 2, देन है बेटा लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, ठीक है, फिर बोरोन एटॉमिक नंबर 5, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। देन हमारे पास आएगा कार्बन एटॉमिक नंबर 6, देन नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन 8, एंड देन हमारे पास फ्लोरीन 9 एंड नियॉन क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। नियॉन क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। सो हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s के अंदर। सो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s1, तो 1s और एक ही ऑर्बिटल है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो कॉन्फ़िगरेशन विल बी बेटा 1s1, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s1। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर ही होंगे, है ना। और हमें पता है जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं, तो ऐसे अपोजिट स्पिन के साथ हमने दिखा दिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो 1s एंड देन 2s। अब s के अंदर तो 2 ही आ सकते हैं, सो 2 इसमें आ जाएंगे और एक इसके अंदर आ जाएगा। 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते ना, 2 से ज़्यादा तो आ नहीं सकते, तो 2 इसमें और एक इसमें, सो 1s2 2s1। अब 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन के साथ और 2s में तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 1s2 2s1। ये डब्बे का मतलब है कि एक ऑर्बिटल है यहाँ पे, ठीक है। बेरिलियम की बात करूं तो 1s 2s, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 इसमें और 2 इसमें। सो 2 1s में अपोजिट स्पिन के साथ एंड बेटा 2 2s में अपोजिट स्पिन के साथ, 2 2s में अपोजिट स्पिन के साथ। बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, सो 1s में 2s में एंड 2s के बाद आता है 2p, तो इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, 4 इसमें आ गए। पांचवा भरना है, तो पांचवा आ जाएगा फिर एक 2p में, सिंपल है ना। तो आप देख सकते हो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, 5 भरने हैं ना, है ना। तो 1s 2s एंड देन 2p, इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, 4 हो गए और 5वां इसमें। तो आप देख सकते हो कि 1s के अंदर 2 हो गए, 2s के अंदर भी 2 हो गए एंड देन 2p के अंदर बेटा क्या हो गया, 2p के अंदर 1 हो गया, 2p के अंदर 1। 2p में 3 डब्बे क्यों दिखाए, क्योंकि 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती है इसलिए, ठीक है। क्योंकि बेटा 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती है इसलिए मैंने 2p के अंदर बेटा 3 डब्बे दिखाए हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बात हो गई बोरोन की। नेक्स्ट आता है कार्बन। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, सो 1s 2s 2p, सो 6 भरने हैं, तो 2 2 4 5 6। अब s में तो 2 ही आ सकते हैं ना, है ना, तो 2 ही मैक्सिमम भरेंगे। सो आप देख सकते हो कि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, सो 1 और 1 2, ठीक है।
है ना। अब मैंने ऐसे क्यों भरे, क्योंकि हुंज रूल ये कहता है कि पहले एक एक भरेंगे सब में, फिर उसके बाद पेयरिंग कराएंगे, वरना मैं इसमें भी तो पेयरिंग करा सकती नहीं, अगर करा देती तो हुंज रूल वायलेट हो जाता। तो इसीलिए बेटा पहले एक एक भरेंगे, उसके बाद हम लोग पेयरिंग कराएंगे, ठीक है। पहले एक एक भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग कराएंगे, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 1s 2s 2p, तो इसमें 2 आ सकते हैं, 4 और 3 इसमें हो जाएंगे, ठीक है, 3 इसमें हो जाएंगे, है ना। तो 1s के अंदर बेटा 2 हो गए, 2s के अंदर भी 2 हो गए, और 2p के अंदर 3 है, 2p के अंदर 3 है, तो 1 2 3, ठीक है। 2p के अंदर 3 है, तो 1 2 3, पहले एक एक भरना है, उसके बाद पेयरिंग करानी है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करूं, सो 1s 2s 2p, तो 2 इसमें 4, 8 भरने हैं टोटल, और एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो बाकी के 4 बेटा हो जाएंगे मेरे पास इसमें, तो 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2। अब 2p में भरने हैं कितने, 4, तो 1 2 3 4, पहले एक एक भरना है, उसके बाद बेटा पेयरिंग करानी है, पहले एक एक भरना है, उसके बाद पेयरिंग, तो 1 2 3 एंड देन 4। ऐसी बेटा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, सो 1s2 2s2 2p 5, है ना। 2 इसमें 4 और बाकी के 5 2p में, ठीक है ना। तो 1s के अंदर 2 हो गई बेटा, 2s के अंदर 2 हो गई बेटा, और 2p के अंदर 5 हो गए, है ना। सो 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। 2p के अंदर 5 हो गए, राइट, आप देख सकते हैं ना। उसके बाद नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, ठीक है। सो 1s2 2s2, है ना, 2p 6, तो 2 2 4 बचे 6, तो 6 हो जाएंगे 2p में, बचे 6, तो 6 बेटा आपके पास हो जाएंगे 2p में। सो 1s के अंदर 2 है, 2s के अंदर 2 है, ठीक है, और 2p के अंदर कितने हैं बेटा, 6, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, 4 5 6। तो आप देख सकते हो नियॉन के अंदर पूरा भरा हुआ है, फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है हमारे पास, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो नियॉन बेटा क्या है, हमारी एक नोबल गैस है जिसमें कंप्लीटली फिल्ड सबशेल है, देखो कंप्लीटली फिल्ड, 2p भी पूरा भर चुका है, 2p भी बेटा यहाँ पे पूरा भर चुका है। तो नियॉन क्या है बच्चे, एक नोबल गैस है जहाँ पे क्या है, कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स प्रेजेंट है, कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो 2p भी पूरा भर चुका है। अब 2p के पूरे भरने के बाद 3s पे आएंगे, फिर 3p पे आएंगे, है ना। तो नियॉन के बाद हमारे पास क्या आता है, नियॉन के बाद बेटा हमारे पास आता है, एटॉमिक नंबर 10 तक हो गया था, फिर आएगा हमारे पास सोडियम, ठीक है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, देन आएगा मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, देन एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, देन सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, एंड देन हमारे पास आ जाएगा अपना क्लोरीन 17, एंड देन आर्गन 18, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 2p भी पूरा भर चुका है, 2p के भरने के बाद कौन भरा जाएगा, 3s, है ना। सो 1s 2s 2p 3s, 11 भरने हैं, तो 2 2 4 और 6, 10 तो यही हो गए, 10 ही हो गए, और एक 3s में। तो या तो हम सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकते हैं, पूरा लिखेंगे, है ना, पूरा हम लोग लिखेंगे कि भाई 1s2 2s2 2p 6 एंड देन 3s1, ठीक है ना। 2 1s में, 2 2s में, 6 2p में, और फिर एक 3s में, ठीक है ना। 10 तो हमने भर दिए, अब इसमें फिर एक इसमें आ गया, बाकी का बचा हुआ, ठीक है। या तो हम ऐसे पूरा लिखे, या फिर हमें पता है कि ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, तो ऐसे लिख देते हैं, नियॉन के अंदर तो 10 आ ही गए, ठीक है, बाकी 11वां इलेक्ट्रॉन 3s में, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, नियॉन 3s1, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं, नियॉन 10 एंड देन 3s1, नियॉन 10 3s1, 10 तो नियॉन में आ ही गए, फिर 3s में भरा जाएगा तो 3s1 हो गया। ऐसे ही देखो इसमें 10 तो नियॉन में आ ही गए, अब 2 और भरने हैं, तो बाकी के 2 3s में, तो नियॉन 3s2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो एल्यूमिनियम में 10 तो नियॉन में आ ही गए, तो 3s एंड देन आएगा 3p, तो 2 3s में और एक 3p में, 3 और भरने थे, भर दिए, ठीक है, 3 और भरने थे, भर दिए। सिलिकॉन में 10 तो नियॉन में आ ही गए, ठीक है ना, तो 3s और 3p, तो 10 आ गए, 4 और भरने हैं, तो 2 इसमें और 2 इसमें, ठीक है।
2 3s में और 2 3p में। अब इसमें देखो 15 फास्फोरस का एटॉमिक नंबर, तो 10 तो नियॉन में आ ही गए, 5 और भरने हैं, तो 2 3s में और 3 3p में, 2 3s में और बेटा 3 3p में। अब यहाँ पे 16 है, 10 तो नियॉन में आ ही गए, 2 3s में और 4 हमारे 3p में, 4 बेटा किस में हो गए, 3p में हो गए। क्लोरीन की अगर बात करूं तो 10 तो नियॉन में आ ही गए, तो 2 3s में और बाकी के 7 हमारे हो गए बाकी के 7 2 3s में और 5 3p में। तो आप देख सकते हो, मतलब पूरा नहीं लिख रही मैं, 1s2 2s2 2p6 पूरा नहीं लिखा मैंने, बस उसकी जगह लिख दिया नियॉन 10। इसका मतलब ये है कि 10 अपने नियॉन में आ गए, बाकी के हमने फिर 3s और 3p के अंदर भर दिए, सिंपल है, ठीक है ना। बाकी के बेटा हमने 3s और 3p के अंदर भर दिए, आपके सामने है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आर्गन के अंदर 10 नियॉन में आ गए थे, ठीक है, 18 है, 6 और भरने हैं, सॉरी 8 और भरने हैं, तो 2 3s में और 6 3p में, ठीक है, 6 3p में, है ना, तो पूरे हो गए 8, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि आर्गन के अंदर अगेन 3p पूरा भर चुका है, 3p पूरा भर गया है ना। आर्गन के अंदर भी 3s भी पूरा भरा हुआ है, 3p भी पूरा भरा हुआ है, नियॉन भी पूरा भरा हुआ है, तो आर्गन भी बेटा हमारी क्या है, एक नोबल गैस है, एक नोबल गैस है विच हैज फुली फिल्ड सबशेल, है ना, एक नोबल गैस है विच हैज फुली फिल्ड सबशेल, फुली फिल्ड सबशेल, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो आर्गन भी बेटा मेरे पास क्या है, एक नोबल गैस है जिसकी बच्चे क्या है, फुली फिल्ड सबशेल है, फुली फिल्ड सबशेल है, सिंपल सी बात है ना, और काफी स्टेबल होते हैं, पता है, फुली फिल्ड सबशेल, ठीक है, क्लियर है। अब ये बात हुई आर्गन की, ठीक है, आर्गन की, ठीक है, तो आर्गन तक हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चे मेरे पास पोटेशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम इज एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम इज 20। अब देखो, अब अगेन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 18 तो आर्गन में ही आ गए ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स तो आर्गन में ही आ गए, तो ऐसे लिख देते हैं AR18। अब 3p के बाद क्या भरा जाएगा, 4s, तो 4s में एक भर देंगे, ठीक है, एक ही तो फालतू आ रहा है, ठीक है, एक ही तो फालतू आ रहा है। 18 इलेक्ट्रॉन्स तो आर्गन में आ ही गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स तो आर्गन में आ ही गए। अब 19 था, एटॉमिक नंबर एक और भरना है, तो 3p के बाद 4s भरा जाता तो हो गया 4s1। अब ऐसे इसमें 18 तो आर्गन में आ ही गए, 2 और भरने हैं, तो 2 आ जाएंगे 4s में, तो हो जाएगा 4s2, ठीक है, 2 आ जाएंगे 4s में, तो बेटा क्या हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 2 आ जाएंगे 4s में, यानी कि बच्चे क्या हो जाएगा, 4s2, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को इतनी बात, है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हो, राइट, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम नियरेस्ट नोबल गैस को आगे लिख के फिर बाकी का बस लास्ट का लिख देते हैं। तो ये तो बात हुई एटॉमिक नंबर 20 तक। अब मेरे पास आता है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 टू 30, 21 टू 30। अब 4s के बाद क्या भरा जाएगा, 4s के बाद भरा जाएगा 3d, और 3d में आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स बेटा, 4s के बाद भरा जाएगा 3d, और 3d में आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। सो एटॉमिक नंबर 21 से देखते हैं, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम विच इज 22, वेनेडियम विच इज 23, है ना, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27। अब तुमको ये याद होने चाहिए, 1 से 30 तक तो आज ही घर पे जाके याद कर लो, है ना, बहुत काम में आएंगे अभी, ठीक है। तो 1 से 30 तक तो अभी याद कर लो, कोई स्कोप ही नहीं है कि तुम याद ना करो, ठीक है ना। उसके बाद निकल 28, कॉपर इज 29 एंड जिंक इज एटॉमिक नंबर 30। जिंक क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 30, ठीक है। तो स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो सिंपल सी बात है बेटा, 18 तो आ गए मेरे पास आर्गन के अंदर, अब 3 और भरने हैं, ठीक है, 3 और भरने हैं। तो पहले 4s भरा जाता है, फिर 3d, 3 भरने हैं, तो 2 इसमें और 1 इसमें, तो 3d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती है, तो 5 डब्बे बनाऊंगी, एक मैंने 3d के अंदर भर दिया, एक मैंने 3d के अंदर भर दिया, ठीक है। आप देख सकते हो 21 इलेक्ट्रॉन्स बेटा मैंने यहाँ पे भर दिए, ठीक है। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि 21 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे भर दिए, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है ना। तो 2 4s में और एक 3d में। अब ऐसे टाइटेनियम इज 22, तो 18 तो किस में आ गए, आर्गन में, 18 किस में आ गए बेटा, आर्गन में आ गए, 18 किस में आ गए, आर्गन में आ गए, ठीक है। तो 2 हमारे पास 4 और भरने हैं, तो 2 4s में और 2 3d में,
2 4s में और 2 3D में। सो आप देख सकते हो 3D में 2, पहले एक एक भरेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद बेटा हम लोग पेयरिंग कराएंगे, ठीक है। तो 2 4s में और 2 3D में, तो 23 भरने हैं, 18 आर्गन में आ गए, 2 4s में 20 हो गए, 3 और भरने हैं तो 3D 3 हो जाएगा, 3D 3, 1 2 3, ठीक है, क्लियर है ना। अब 24 भरने हैं तो 18 आर्गन में, 2 4s में 20 हो गए, 4 और भरने हैं तो ये होना चाहिए 4s2 3D 4, 4s2 3D 4। लेकिन अभी इसको मार्क करते हैं, क्यों, अभी इस पे आएंगे वापस, ठीक है। मैग्नीज की अगर बात करूं तो आर्गन 25 एटॉमिक नंबर है, 18 आर्गन में, 2 4s में 20 और 5 3D में, 3D 5, ठीक है, 3D 5। तो 3D 5 में कैसे होगा, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे भरेंगे, पहले एक एक भरेंगे फिर पेयरिंग कराएंगे, ठीक है। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती है ना, तो ऐसे 5 डब्बे दिखाए हैं। आयरन में 18 आर्गन में, ठीक है, 26 भरने हैं, 2 4s में और बाकी के 3D के अंदर 6, तो 3D 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 भर दिए, पहले एक एक भरा और उसके बाद बेटा मैंने फिर पेयरिंग कराई, ठीक है, उसके बाद मैंने पेयरिंग कराई, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद मैंने पेयरिंग कराई, ठीक है। कोबाल्ट के अंदर 27 है तो 18 आर्गन में, 2 4s में 20 ही हो गए, 7 भरने हैं तो 3D 7 हो गया, ठीक है, 3D 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, राइट। निकल की बात करूं तो 18 आर्गन में, ठीक है, 18 आर्गन में, ठीक है, 2 4s में 20 हो गए, 8 और भरने हैं तो 3D 8 हो गया, ठीक है, 3D 8। कॉपर की बात करूं तो 18 आर्गन में, 29 एटॉमिक नंबर है, 2 4s में और 3D 9 हो गया। लेकिन इसको भी थोड़ा मार्क कर लेते हैं, क्रोमियम और कॉपर को मार्क कर रही हूँ, क्यों, अभी बताती हूँ। जिंक की अगर बात करूँ तो 30 है, तो 18 आर्गन में, ठीक है, 4s के अंदर 2 20 और बाकी के 10 3D में, है ना। तो जिंक में कंप्लीटली डी पूरा भर गया है, ठीक है। तो जिंक के अंदर बेटा आपका जो डी है वो पूरा भर गया है, आपके सामने है, आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो जिंक के अंदर जो आपका डी है वो पूरा भर चुका है, ठीक है। अब क्रोमियम और कॉपर को मैंने अलग रखा है, ठीक है। तो देखो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको क्या बताई, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होनी तो देखो ये चाहिए, एटॉमिक नंबर 24 है तो 18 आर्गन में 4s2 3D 4 होनी तो ये चाहिए, है ना, 20 और 4 24 होनी तो ये चाहिए ना क्रोमियम के अंदर। क्रोमियम के अंदर बेटा होनी तो ये चाहिए, बट ये होती नहीं है। तो क्रोमियम और कॉपर के अंदर ये नहीं होती, क्रोमियम और कॉपर में आती है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जहाँ केमिस्ट्री है वहाँ एक्सेप्शंस तो आएंगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होती है, देखो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में चला जाता है और कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है Ar18, 4s में 1 चला गया तो 1 बचेगा और 3D में 1 और आ गया तो 4 से 5 हो जाएगा। सो क्रोमियम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी Ar18 4s1 3D 5, Ar18 4s1 3D 5, पहले क्या था 4s2 3D 4, एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में चला गया तो 4s1 हो गया और 3D 5 हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्रोमियम में अब हो गया 3D 5, 3D 5, तो 3D 5 कैसा होता है, ऐसा होता है 1 2 3 4 5, यानी कि आप देख सकते हो हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है, हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली बेटा अगर मैं कॉपर की बात करती हूँ तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, होनी तो ये चाहिए Ar18 4s2 3D 9, बट यहाँ पे भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में चला जाता है और हो जाती है Ar18 4s2 से 1 हो जाएगा और 3D में 9 से 10 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया ना, तो वहाँ से एक कम और वहाँ पे एक बढ़ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे हो गया 3D 10, मतलब 3D पूरा भर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3D बेटा आपका यहाँ पे पूरा भर गया, 3D बच्चे यहाँ पे आपका पूरा भर गया, ठीक है। और वहाँ पे हाफ फिल्ड है, यहाँ पे फुली फिल्ड है। तो ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए हुई है क्योंकि बेटा हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर स्टेबल, हाफ फिल्ड एंड fully filled configurations are stable, they are stable, ठीक है।
तो बच्चे हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ऐसा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला गया और इस वजह से क्रोमियम की और कॉपर की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और इस वजह से बेटा क्रोमियम की और कॉपर की क्या है? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इस वजह से बच्चे क्रोमियम की और कॉपर की क्या है? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। क्या आप सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। तो इस वजह से मेरे पास क्रोमियम की और कॉपर की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई? हाँ या ना, येस और नो, ठीक है ना। तो क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड आर स्टेबल। तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला जाएगा और ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इनका d हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्रोमियम और कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि मैम क्यों हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल है? तो पहला रीजन है सिमेट्री। तो देखो सिमेट्री जहाँ होगी स्टेबिलिटी तो होगी। आपको पता है जैसे मान लो अगर आप क्लासरूम में बैठे हो तो अगर एक बेंच पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है तो बहुत शांति से सारे बैठे होंगे, बट वही अगर दोस्त के साथ बैठ जाए, एक बेंच पे 2 3 4 बैठ जाए तो बातें होने लग जाएगी तो स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी, है ना। मतलब क्लासरूम में बहुत शोर हो जाएगा। तो ऑलवेज सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे सिमेट्री है, सारे एक एक भरे हुए हैं, है ना, या फिर पूरे भरे हुए हैं। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पहली बात हमारे पास हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल होते हैं। दूसरी बात है बेटा एक्सचेंज एनर्जी। तो क्या होता है जो कि सेम स्पिन वाले, पैरेलल स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, सेम स्पिन वाले, ये आपस में एक दूसरे अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करते रहते हैं। और इस एक्सचेंज करने के अंदर क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लोग एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये एक्सचेंजेस मैक्सिमम होते हैं जब हमारी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होती है ना, या फिर हमारी कॉन्फ़िगरेशन, है ना, जब हमारी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होती है तो एक्सचेंजेस मैक्सिमम होते हैं। तो उतनी ज़्यादा एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी फिर क्या होगी? रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या होता है? फिर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करते रहते हैं और उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लोग एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं, जिसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। और नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हमारे मैक्सिमम होते हैं व्हेन द कॉन्फ़िगरेशन इज हाफ फिल्ड, ठीक है ना। तो इसी वजह से एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पे और इसलिए स्टेबिलिटी भी इनकी सबसे ज़्यादा होती है। तो दो रीज़न है, एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्री। इस वजह से हमारे हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पे वही दिखाया हुआ है ना। D4 के अंदर एक्सचेंजेस टोटल 6 है लेकिन D5 के अंदर 10 है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज़्यादा है तो एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी तक हम लोगों ने देखा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, है ना, जो हमने n+l रूल पढ़ा। अब तुम्हें एक बढ़िया बात बताऊं कि ये n+l रूल जो होता है ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए होता है कि पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d। बट अगर मेरे पास क्या आता है, अगर मेरे पास हाइड्रोजन एटम आता है ना, तो उस केस में जो एनर्जी होती है, हाइड्रोजन एटम आ जाए तो वहां पे बेटा ये n+l रूल वैलिड नहीं होता। वहां पे बचे, क्योंकि हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन ही सिंगल है ना, तो वहां पे ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई रिपल्शंस वगैरह है, ऐसा कुछ है नहीं। तो हाइड्रोजन एटम के केस में ये n+l रूल वैलिड नहीं होता। हाइड्रोजन एटम के केस में एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पे? n पे। किस पे डिपेंड करती है? n पे डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो हमने n+l रूल पढ़ा दैट इज फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शंस भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? n+l रूल पे। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? n+l रूल पे डिपेंड करती है, राइट, क्लियर है। बट अगर वही बेटा, अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की, अगर मैं बात करती हूँ किस चीज़ की, अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है ना, जिसमें एक सिंगल ही इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे ये n+l रूल वैलिड ही नहीं करता, फॉलो ही नहीं होता। सो वहाँ पे एनर्जी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है n पे। एंड आप जानते हैं कि अगर एनर्जी n बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसलिए l पे डिपेंड नहीं करती हाइड्रोजन एटम में, सिर्फ n पे डिपेंड करती है। सो 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, वहाँ पे 2s और 2p की एनर्जी बराबर होगी और 1s से ज़्यादा होगी, क्योंकि n बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ गई। बट l पे डिपेंड नहीं करी तो 2s और 2p की बराबर है। देन 3s 3p 3d की बराबर होती है, क्योंकि n सेम है तो एनर्जी सेम है, n बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ गई। देन बेटा 4s 4p 4d 4f की बराबर होती है, ठीक है ना, क्योंकि L पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही ना एनर्जी, तो इसलिए कोई मर्जी ऑर्बिटल हो,
बस n बढ़ रहा है तो एनर्जी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। सो हाइड्रोजन एटम के केस में एनर्जी कुछ इस तरीके से होती है, आप इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखो हाइड्रोजन के केस में 1s की सबसे कम है, 2s और 2p की बराबर है, बट 1s से ज्यादा क्योंकि n बढ़ रहा है। देन 3s 3p 3d की बराबर है, ठीक है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में, दिस इज फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, लेकिन बच्चे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में 1s की कम, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। आप देख सकते हो कि 4s और 3d के बीच का एनर्जी गैप बहुत ही कम है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन इजीली 4s से किस में चला जाता है, 3d में चला जाता है, जिसकी वजह से बेटा हमारी क्या होती है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे हमारी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बस एक छोटा सा पॉइंट बचा है, फिर चैप्टर की समाप्ति की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। दैट इज नोड्स। अब नोड्स क्या होता है, अब मैंने बोला कि हम न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताते हैं, तो न्यूक्लियस के चारों एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, उसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऐसा रीजन जहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, उसको बोलेंगे क्या, नोड। उसको हम लोग बोलते हैं। अब ये नोड कोई प्लेन भी हो सकता है ना, ये जो नोड है, ये नोड बेटा कोई प्लेन हो सकता है, कोई सरफेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, दैट इज नोन एज नोड। आप देख सकते हो, है ना, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट रीजन तुमको दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको बोलेंगे नोड। ऐसे देखो यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी व्हाइट व्हाइट रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप देख सकते हो एक खाली स्पेस सा है ना, तो ये क्या है, आपके पास नोड्स ही है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, 0 होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नोड्स, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास नोड्स पे ना कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उस पर बेस कभी कभी सवाल पूछ लेता है, ठीक है, तो बस आपको वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज वगैरह, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर दो। सो नोड्स हमारे ना बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक तो बेटा मेरे पास होता है रेडियल नोड, ठीक है, एक तो होता है रेडियल नोड, ठीक है ना, एक होता है एंगुलर नोड, एक होता है एंगुलर नोड, ठीक है। अब रेडियल नोड किसके इक्वल होता है, सो रेडियल नोड जो होता है दैट इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1, एंड एंगुलर नोड इज इक्वल टू l, ठीक है। सो टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, इन दोनों का सम कर देंगे, सो टोटल नोड्स बेटा हो जाएंगे मेरे पास n माइनस l माइनस 1 प्लस में l, सो माइनस l से प्लस l कैंसिल, सो टोटल नोड्स हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दिया, सो टोटल नोड्स बेटा हो जाएंगे कितने, दैट इज n माइनस 1, दैट इज कितने, n माइनस 1, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसे हम किसी के अंदर भी नोड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ 3D की, तो 3D में टोटल नोड्स कितने होंगे, टोटल नोड्स होते हैं n माइनस 1, n की वैल्यू 3 है, सो 3 माइनस 1 यानी कि 2, 2 हो जाएंगे टोटल नोड्स। टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेडियल नोड्स की, तो वो कितने होते हैं, n माइनस l माइनस 1, तो n है 3, l कितना है, d के लिए 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 3 0, तो रेडियल नोड्स तो 0 ही है, ठीक है। और अगर एंगुलर नोड्स की बात करूं, सो एंगुलर नोड्स होते हैं कितने, L, ठीक है, तो D के लिए L की वैल्यू 2, तो एंगुलर नोड्स हो गए 2, यानी कि 2 जो आपको टोटल नोड्स दिए हुए हैं ये दोनों आपके एंगुलर नोड्स है। रेडियल नोड्स कितने हैं, 0, ठीक है। ये जो 2 आपके सामने है बेटा ये क्या है, आपके एंगुलर नोड्स है। रेडियल नोड्स बेटा कितने हो गए आपके, 0। तो ऐसी बस क्वेश्चन आएगा कि भाई इसमें कितने रेडियल नोड्स हो सकते हैं, कितने एंगुलर नोड्स हो सकते हैं। तो बस बेटा छोटा सा फॉर्मूला है जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है, जिस पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, राइट, क्लियर है सभी बच्चों को, है ना। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट, क्लियर है। फॉर्मूला है डायरेक्टली, है ना, यूज कर लेना, क्वेश्चंस में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बेटा चैप्टर की होती है समाप्ति।
ठीक है ना। नेक्स्ट अब जब आपका लेक्चर आएगा ना ट्यूसडे को, तो नया चैप्टर होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, है ना, जो कि आपका दिव्या मैम लेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्लास से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, राइट, है ना। और इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर मैं अलग से क्वेश्चंस बना के बीच में डाल दूंगी, ठीक है, तो आप उसको देख लेना। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे बच्चों आप अपने अगले चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में। उससे पहले दिव्या मैम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।